हो। इस वक्त पाकिस्तान में आपके ख्याल में सिविल गवर्नमेंट है या हम इसको हिडन मार्शल लॉ कह सकते हैं? जी, थैंक यू। सो जी, विदाउट क्वालिफिकेशन सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है, फसाड है। देयर इज अ सिविलियन फेस टू द गवर्नमेंट, लेकिन जो सारी पावर है, एक्चुअल पावर जिसको कहते हैं, नॉमिनल, ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजंस हैं डे टू डे के, वो तो शायद जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है हुकूमत दे रही हो, लेकिन दरअसल जो पावर है और मेजर पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सारी जनरल बाजवा साहब के पास है। यानी एक इंसान के पास है। जी बिल्कुल, फर्द वाहिद है। इट इज अ मार्शल लॉ इन एवरीथिंग बट नेम। इसलिए कि जो जितने इदारे हैं फौज के, जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के साथ इंगेज करते हैं, ख़ास तौर पर जो ISI है, उनके जो मुख्तलिफ शहरों में ब्रिगेडियर रैंक के सेक्टर कमांडर्स होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। वो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव अहकामात जारी करते हैं। वहाँ के जो भी चीफ सेक्रेटरी हो गए, या वहाँ का IG पुलिस हो गया, या दीगर उनके महकमात, और FIA, जितने आप ये केस देख रहे हैं, FIA जो एंटी टेररिस्ट के केसेस फाइल किए हैं इमरान के साथ, ये हुकूमत नहीं फाइल कर, इनकी जरूरत ही नहीं है। और ख़ास तौर पे जो शहबाज गिल की आपने बात की, ये इस किस्म की जो बर्बरियत है और टॉर्चर है, और जो आपने सब ये देखा, दोहराने की तो जरूरत नहीं है। वो एक सियासी हरीफ दूसरे सियासी हरीफ के खिलाफ नहीं कर सकता। पाकिस्तान में इसकी रिवायत नहीं है। पिछला जो लास्ट इस किस्म की हमने हरकत देखी थी सियासी मैदान में, वो देखी थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे, और हालांकि वो बड़े पॉपुलिस्ट वेव में आए थे वज़ीर आज़म, लेकिन वो अपने सियासी हरीफों के साथ इस किस्म की हरकतें करते थे। उनको रातों को घर से उठवा के, अगवा करवा के, फिजिकल टॉर्चर करके अब्यूज किया जाता था। उनकी फैमिलीज को थ्रेट किया जाता था। उनकी औरतों के साथ बहुत वहशियाना सलूक किया जाता था। ये उस जमाने की बात, तो मैं आज से 1973, 74, 75 की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मार्शल लॉ हालांकि लगे, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, बड़ा सख्त था, लोगों को कोड़े वगैरह पड़ते थे, लेकिन ये इस तरह की फिजिकल अब्यूज और टॉर्चर की हमने जो एक कहानी थी, ये पहली दफा है कि इस 50 साल में, कम से कम मेरे जिंदगी के 50 साल में, ये हमने देखा है कि ये 2022 में एक 21st सेंचुरी में आ गए हैं। पाकिस्तान बहुत आगे चल गया है अपने डेमोक्रेटिक इक़्तिदार में, लेकिन हमने शहबाज गिल जो कि चीफ ऑफ स्टाफ था इमरान का, उसके साथ जो वहशियाना सलूक किया गया पहले ही देखा। तो ये सियासी हुकूमत नहीं कर सकती, शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं कर सकती, इसलिए कि उनको पता है कि कल को उन्होंने भी ऑपोजिशन में कभी न कभी आना है। तो अगर वो इस किस्म की रिवायत छोड़ के गए तो ये सिर्फ फौजी आमिर की तरफ से हुआ है। और ये इनके सारे ताने बाने रूद जो है ना, ये जनरल बाजवा के दफ्तर पे जाते हैं, ये उनके बगैर कोई और कर नहीं सकता। तो बात सुनिए कि जब इतनी बड़ी नफरी जो पार्लियामेंट में बैठी है और जो अपनी सैलरीज ले रहे हैं, बेनिफिट्स ले रहे हैं, फिर डिप्लोमेट्स हैं वो अपनी सैलरीज और बेनिफिट्स लेते हैं, ये और वो भी यानी पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क की मुनासबत से नहीं, ये सब बेनिफिट्स बड़े ये लोग लग्जरी एंजॉय करते हैं। तो फिर इन सब के होते हुए आर्मी चीफ को ही क्यों फोन करना पड़ता है अमेरिका को कि IMF के लोन फंड्स रिलीज कर दे? अमेरिका और बरतानिया के दौरे करते हैं तो वो आर्मी चीफ को करने पड़ते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान या फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें उनको करनी पड़ती हैं। ये सब क्या इनकी ड्यूटी का हिस्सा है, या इनकी ड्यूटी में शामिल है, या बाकी की जो नफरी है वो सिर्फ बस एक दिखावे के लिए है? खैर वो आपने वाजे किया है कि दिखावे के लिए, लेकिन क्या इनकी ड्यूटी में ये उनकी डिस्क्रिप्शन में ये शामिल है, या ये इंटरफेरेंस है? यानी इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है ये इंटरफेरेंस है? और अगर ये इंटरफेरेंस है तो क्यों है, और अगर एक्सेप्ट किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, और इसकी असल वजह क्या है और इसका इलाज क्या है, और ये मतलब दस्तूर में कैसे इसको हम देखते हैं?
जरूर, थैंक यू। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको समझने के लिए हमें ना थोड़ी सी माजी में जाना पड़ेगा, माजी करीब में कम अज कम। देखिए, फौज की पाकिस्तान में जो ताकत है उसकी वजह जो है वो हमारे मुल्क में मार्शल लॉ जो था, और उसके लिए हमें थोड़ा सा 1954 की दिहाई में जाना पड़ेगा। उस 1954 में एक गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने एक अच्छी भली चलती हुकूमत थी, ख्वाजा नाज़मुद्दीन एक उस वक्त के वजीर आजम थे, उनकी हुकूमत को इलीगली उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिसमिस कर दिया, जो उनको नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने डिसमिस किया, एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हिस्ट्री का जो बहुत कम लोगों को पता है। तो वन ऑफ द ऑप्शंस जो कि अवेलेबल थे उस वक्त के जो वजीर आजम जिनको निकाला गया था, ख्वाजा नाज़मुद्दीन था, वो था रिकोर्स टू द सॉवरेन। उस वक्त सॉवरेन पाकिस्तान की मलका बरतानिया थी। सॉवरेन उस वक्त जो है वो जो हम जो कहते हैं ना, इस वक्त तो है कि जी गॉड अल्लाह जो है वो सॉवरेन है, लेकिन उन्होंने अपनी हाकमियत लोगों के हाथ, तो सॉवरेन थी। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनली उनका एक जवाज बनता था कि वो सॉवरेन को रिकोर्स करें कि जी हमें इलीगली कर दिया। उसको रोकने के लिए अयूब खान कमांडर इन चीफ थे फौज के, गुलाम मोहम्मद ने उनको कहा कि जितने कम्युनिकेशन चैनल्स हैं लंदन से वो आप मनक़ता कर। उन्होंने मनक़ता कर दिए। तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब और या उनके गवर्नमेंट के लोग या स्पीकर ऑफ द असेंबली जिन्होंने केस बाद में फाइल किया, जब्बार साहब, वो उनको नहीं उस तक नहीं पहुंचे। अब क्या हुआ, सॉरी, मौलवी तमीज़ुद्दीन नाम था, जब्बार तो दूसरे, मौलवी तमीज़ुद्दीन। तो जब ये नहीं हुआ और कोर्ट के पास गया, कोर्ट जस्टिस मुनीर, बिकी हुई हमारी जुडिशरी थी, वो मैं बिकी हुई इसलिए कहता हूँ कि ये जो इनहेरिट किया था इंडिया पाकिस्तान ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, ये पूरा कॉलोनियल था। फौज का भी कॉलोनियल माइंडसेट, जुडिशरी का भी, ब्यूरोक्रेसी का, बिकॉज अंग्रेज ने तो हुकूमत वहां इसलिए बनाई थी हाकमियत करने के लिए कि सब लोग काबू रहें और हम यहाँ से जितना एक्सट्रैक्टिव अपना निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और बता भेजें। वो तो उस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था, कीप पीपल इन कंट्रोल, कि वो बगावत ना करें, को गड़बड़ ना करें, सख्त उनके ऊपर काबू रखें और जितना हम यहाँ से माल उठा सकते हैं। ये उनका कॉलोनियल मास्टर था। लेकिन वही इनहेरिट हमने किया और वही माइंडसेट था। अच्छा, हिंदुस्तान की जर्नी थोड़ी डिफरेंट थी, वो मैं बाद में बताता हूँ। पाकिस्तान की जर्नी में ये हुआ कि फौज ये जब इनको निकाला गया ख्वाजा नाज़मुद्दीन को, तो अयूब खान आ गए। अयूब खान 1954 से लेकर, हेलो जी जी, 1954 से लेकर 1958 तक ये कैबिनेट में बावर्दी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर रहे। 58 में इन्होंने मार्शल लॉ लगाया, 10 साल इन्होंने मार्शल लॉ लगाया। फौज ने इनका पूरा साथ दिया। इन्हीं के जर्नैल ने इनको निकाला 1968 में, जनरल याया ने, उन्होंने फिर मार्शल लॉ लगाया, आधा मुल्क खोया। उन्हीं के जर्नैल जनरल गुल हसन ने उनको फिर निकाला। फिर सिविलियन हुकूमत आई कुछ अरसे के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो की, उनको मार्शल लॉ से जिया साहब ने निकाला। जिया साहब को उन्होंने ये समझ के भुट्टो साहब ने बनाया अपना आर्मी चीफ के जी ये बड़े जूनियर हैं, मेरे बहुत सामने बड़े सबसर्विएंट है, ये मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे। उन्होंने उनको लटका दिया। उन्होंने फिर आगे उन्होंने 11 साल हुकूमत करी। 11 साल हुकूमत की, उनका जहाज फट गया। आम तासुर है कि अंदर से किसी ने ये बात की। फिर आया हमारा वो जो कहते हैं जी ये जिया बेनजीर नवाज, बेनजीर नवाज, सख्त कर इदारे कमजोर होते गए। अब मैं आपको बता ये रहा था कि जब फौज आती है तो चूंकि वो हाकमियत लाती है, तो सिविलियन इदारे जिनकी आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल मफलूज होते गए बतदरीज। और जब ये आखिरी मार्शल लॉ लगा है मुशर्रफ का, तो तकरीबन हमारे सिविलियन इदारे तो बहुत ही कमजोर हो गए और फौज इंतहाई ताकतवर, मतलब कि मुल्क के हर शोबे में फैल गया। अब आप जब मेरे से सवाल करती हैं कि जी ये पार्लियामेंट और ये और वो, ये सब जो है, जब ये फौज जाती थी, इनके डिक्टेटर जो आता था, जब वो जाता था, वो ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग उसका फिनोमेना होता था कि अपने वो अपनी पोजीशन को, अपने रूल को प्रोलॉन्ग करने के लिए
पहले तो उसको जुडिशरी वैलिडेट करती थी, फिर वो पॉलिटिशियंस को कोऑप्ट करता था अपनी गवर्नमेंट में। अब अच्छे सियासतदान तो उसके पास आते नहीं थे, उसके पास आते थे जो करप्ट हैं, क्रिमिनल हैं, बैकग्राउंड खराब है, वो उसके साथ मिलते थे। जब ये जर्नैल जाता था तो पीछे यही करप्ट रह जाते थे, ये फिर हाकिम बन जाते थे। जिस तरह बन गई बेनजीर, नवाज शरीफ, बेनजीर, नवाज शरीफ, उसके बाद जरदारी मुशर्रफ के बाद आया और फिर आ गए अपने नवाज शरीफ साहब। तो इदारे एक तो तरक्की की नहीं इसलिए कि फौज के हाथ में, दूसरा जब ये करप्ट पॉलिटिशियंस आए इन्होंने इदारों को और भी कमजोर कर दिया कि वो फिर अपने लोगों को वहां तयन करते थे कि उन्होंने प्लंडर करना, लूट करना, करप्शन करना, जो कि कहानी बेपनाह सब लोगों को पता है। तो इस वक्त पाकिस्तान के सारे इदारे मफलूज हैं मां सिवाय फौज के, बिल्कुल। और इसलिए सारे पावर उसके पास है, उसके सामने खड़े होने के लिए तैयार को नहीं, सवाए इमरान खान। वो एक आदमी है जो अड़ गया, और हालांकि उसने भी उसी मफलूज इदारों के साथ एक तकरीबन मुआवजा डिलीवर किया है पाकिस्तान में। उसने अपने 3-3.5 साल में इकोनॉमी को इतना बढ़ाया, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स वाज़े बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब जो है इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी मतलब सबको नजर आ रहा है कि डूब गई है, और बल्कि बेड़ा ही गर्क हो चुका है उसका। गवर्नमेंट से साफ नजर आ रहा है कि कुछ संभाला नहीं जा रहा। दूसरी जानिब सवात में जो वाकयात हो रहे हैं, जो वो तहरीक तालिबान, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमले, मतलब काफी शदीद जो भी फिर से होने लगे हैं, और फिर उसमें इनकी तरफ से कोई बयान भी नहीं आता, ना मतलब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल खामोशी है, जैसे कुछ नहीं हो रहा कहीं पे। अब कराची में भी कुछ वाकयात फिर से होने लगे हैं काफी, और फिर सैलाब की तबाहकारियां शदीद, और गवर्नमेंट के पास कोई रोड मैप नहीं दिखाई दे रहा कि इस सैलाब से भी कैसे निपटेंगे। बाकी तो जो है, हालांकि इतने फंडिंग आ रही है, सब कुछ हो रहा है, पीडीएम का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई देता। ऐसे लगता है सब लाताल्लुक हैं और कोई वक्त पास कर रहे हैं। कौन सा वक्त कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब तक करेंगे? और दूसरी जानिब जैसे अभी हम अगर चीफ साहब रह जाते हैं, जिनकी सारी कह लीजिए ताकत है, वो बाकी तमाम मराहिल छोड़कर वो सैलाब ज़दगान में बच्चों के सर पे हाथ रख रहे हैं, जो वो सोशल जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी रख सकती हैं। असल चीज़ तो उनकी जॉब के लिए तो ये है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तानी लोगों की सलामती के ऊपर काम किया जाए। अब इन तमाम हालात में, और वो इमरान खान अपनी सी जो भी कोशिश कर रहे हैं, सारी अवाम उनके साथ है, 85% कह लीजिए, मगर उनके ऊपर मुकदमे पे मुकदमा, और यहाँ पे मुकदमात भी मतलब जिस मुकदमे को मर्जी जो मर्जी रुख दे दिया जाए, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। और इस सूरत में आप क्या देख रहे हैं कि अब हम डेड एंड की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, बल्कि डेड एंड। अब आगे क्या मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप सुजेशन है आपके पास, आपको क्या दिखाई दे रहा है? और देखें, एक सब्जेक्ट होता है सिनारियो प्लानिंग। मैं एक जमाने में यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड में का प्रोग्राम मैं रन किया करता था अबू धाबी में, तो आई यूज्ड टू टीच दिस प्रोग्राम। सिनारियो प्लानिंग में ये होता है लाइकली, लीस्ट लाइकली टू हैपन, मोस्ट लाइकली टू हैपन। मैं आपको 2-3 सिनारियो देता जाऊंगा। देखिए जी, जो इस वक्त पाकिस्तान का बेस्ट केस सिनारियो है, वो बेस्ट केस सिनारियो ये है कि जी जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आए और वो कुछ रोड मैप बनाए, जो आपने कहा रोड मैप बनाए, और ये जो इमेंस अमाउंट ऑफ एक्सिस्टेंशियल ब्लीडिंग है, इसको किसी तरीके से स्टॉप करें। और अगर पेशेंट को आपने इमरजेंसी सर्जरी में लेके जाना है तो लेके जाए, और अपना ये जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है इसको स्टॉप करें। ये हमारा बेस्ट केस सिनारियो है। हाँ, ये तो बड़ा आइडियल है ना, ये आइडियल है, बेस्ट। अच्छा, इसके चांसेस होने के अब बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज जो एक नजर आ रहा है प्राइमा फेसी, जो मैंने देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि शायद बाजवा साहब को फाइनली ये एहसास हो गया है कि जो कुछ भी उन्होंने किया, जिस वजह से भी किया, उसकी आज बात नहीं करेंगे। वो जो गेम प्लान है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। इमरान को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, एलिमिनेट नहीं कर सके। ये जो हुकूमत लाए थे, वो समझ रहे थे कि इकोनॉमी को संभाल लेंगे, वो नहीं संभाल सकते। IMF से हमें $1 बिलियन मिलेंगे, 1.2 बिलियन मिलेंगे, उससे इकोनॉमी संभल जाएगी, वो नहीं संभल। सो वो फ्लॉप हो, ठीक है ना।
So you are either heading towards complete breakdown, meltdown, civil war, anarchy, violence on the streets, murder, mayhem. तो भाई बर्बाद। ये उनको एहसास हो गया कि अब इसको अगर मैंने रोकना है तो बेहतर ये है कि इलेक्शन, अब वो सेविंग, इसको कहते हैं ना, फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से मैं इधर से निकलूं। अब अच्छा, वो जिनको वो लेके आए हैं वो अब अड़ रहे हैं। अब जो ये शहबाज शरीफ, उनका नहीं जी हम तो अब नहीं जाएंगे, जाने के लिए तैयार। अब झगड़ा इमरान से हट के उनकी अब जो है ना बातचीत और मसला उनके उन लोगों के साथ है जिनको वो लेके आए। तो सेकंड बेस्ट जो हमारा सिनारियो वो ये है कि जी इनके अपने फौजी जर्नैल में से कोई बाजवा साहब को कहे, जिस तरह पिछले 4 डिक्टेटरों को उनके अपने फौजी जर्नैलों ही ने फारिग किया कि जनरल साहब वक्त खत्म हो गया है, बहुत हो गया, आप घर चले जाएं, उनको घर भेजें और वो ये इंटरिम गवर्नमेंट का ऐलान करवाएं। जो ये पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टियां इनको छोड़ के गई थी इमरान को, वो उधर से उनसे कहें कि भाई तुम जाके कहो हम इनको छोड़ रहे हैं, और वो सदर से कहें जी, इनसे कहें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ने जिस तरीके से वो इनको लाया गया था उसी तरीके से उनको निकाला जाए और रुखसत किया जाए इलेक्शन। तो आपका मतलब है कि ये जो अगर सपोज जैसे आपने कहा कि कोई उन्हीं के जो जनरल हैं मतलब आर्मी के, वो आगे थोड़ा सा इनिशिएट ले। तीसरा जो बहुत खतरनाक है अरूज, वो ये है कि वो एक कोई चिंगारी जो है, जिस तरह आप पता नहीं आप पाकिस्तान से हैं जी ओरिजिनली, वो एक पाकिस्तान में केस हुआ था बुशरा जैदी का। वो एक लड़की थी, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद पूरा कराची जल गया और MQM की बुनियाद हुई। और एक आपने वो ट्यूनिसियन फ्रूट सेलर के थप्पड़ का सुना होगा जो वो पुलिस वुमन ने मारा, कहते हैं द स्लैप दैट वाज हर्ड अराउंड द मिडिल ईस्ट, जिससे अरब स्प्रिंग शुरू हुई। एक चिंगारी की जरूरत है पाकिस्तान में कि वो अप इन फ्लेम्स हो जाए। अगर वो हो गया, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि इमरान उसको खुद भी कंट्रोल कर सके। तो जो ये 3-4 सिनारियोज में आपने बात की है ना, अगर वो हो गया फिर तो मेल्टडाउन है, एनआरकी है, पाकिस्तान का पता नहीं क्या। वो चिंगारी ऐसे लगता है कि बस भड़कते भड़कते फिर रुक जाती है, यानी जैसे ऐसे लगता है कि इमरान सिस्टम को स्ट्रेच तो करते हैं मगर वो जो आखिरी स्टेप है जहाँ पे सिस्टम ब्रेक हो सकता है उस पे रोक देते हैं। इमरान ने ही रोका हुआ है, वो बड़ा डेमोक्रेट है, वो बड़ा बाय द बुक है, वो बाय द लॉ जाता है। उसने कभी और वो सिस्टम ब्रेक नहीं करना चाहते, वो सिस्टम ब्रेक नहीं करना चाहते। वो जब उस तक पहुंचते हैं तो एक कदम पीछे ले लेते। वो एनआरकी नहीं, देखें आपने शुरू में एक बात की थी वो कि जी इनको फोन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जनता। ये पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान का सिस्टम बिल्कुल फॉसिलाइज हो गया, खत्म हो गया, दीमक ज़दा है। ये पाकिस्तान को अगले 50 साल 100 साल नहीं ले जा सकता। ये तो आप मेरे से लिख लें कि इस जो ये हमारा जो भी ये पीरियड है, ये जब खत्म होगा ये पुराना निजाम नहीं रहेगा, लोग इजाजत ही नहीं देंगे। ये हमारी ये बात आपने जो की है तो इससे मतलब एक इंटेलिजेंट बात है, समझ में आती है। मगर जितने बयानात आते हैं, वो जो तर्जुमान भी हैं उनके भी, वो ऐसे लगता है कि वो किसी मतलब बफर्स के साथ बात कर रहे हैं। उसके अंदर लगता है वो इंटेलिजेंस की इंसल्ट कर रहे होते हैं लोगों की। और मतलब उनके बयानात ये इसको ही लेके जो था मदाखलत है कि कॉन्स्पिरेसी है, उसी को 2 लफ्जों को चबा चबा के वो इस कदर इरिटेट कर दिया और ऐसा लगता है कि सारे लोगों को वो समझते हैं कि सब दफर है। आज वो फेज ओवर हो गया है। हाँ जी, मगर वो उसी तरह लिपेटा गया है, मतलब सच उसको ना ओपन किया ना कुछ किया। खत्म हो गया। मैं अब जो आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आपने अभी बयान किया है, इससे ये बात समझ में आती है, अगर हम आखिरी वाले की तरफ नहीं जाते जो ड्रास्टिक है, उससे पिछले वाले की तरफ जाते हैं, तो उसमें तो एक तरह से मसालियत दिखाई देती है। मगर जहां हम पहुंच चुके हैं, खासतौर पे इमरान खान का जो किरदार है, जो वाकई है, और वो ऐसा है कि वो किसी उसके लिए टॉलरेंस नहीं है, उसके लिए उसके पास किसी झूठ, किसी करप्शन की, और वो उसके लिए मसालियत भी नहीं करना चाहता। तो ये तो सबको दिखाई देता है, भले वो बड़ी ताकत है, भले वो ये सारे सियासतदान है, कि अगर वो आ जाता है और वो आएगा तो जाहिर है कि एक उसके साथ आएगा, लाइक पूरी ताकत के साथ आएगा। 85% अब तो उसके साथ लोग हैं।
तो उसमें जी वो मतलब रिफॉर्म्स जैसे आप कह सकते हैं कि वो चेंजेस लाएगा, तो उसमें इन सब लोगों की तो दुकानें परमानेंट बंद हो जाएंगी। जी। और जाने क्या क्या, तो ये तो इनकी जिंदगियों का है ना सारा मामला। तो ये सब मिलके, वो बड़ी ताकत मिलके, क्या ये इजाजत देंगे कि इमरान खान वापस आ जाए? तो आप क्या समझ रही हैं ये सारा ड्रामा हुआ किस चक्कर में? ये इसी वजह से तो हुआ है रूज। जो स्टेटस को होता है किसी भी मुल्क के, पाकिस्तान को छोड़ दें, ईरान को ले लें, आप एलीट ले लें, सद्दाम की इराक ले लें, शाह ऑफ ईरान का ईरान ले लें, सोवियत रशिया ले लें, वहां भी एलीट कैप्चर था। जहां जहां एलीट कैप्चर होता है वो कभी भी नहीं निजाम को तब्दील करने होने के देता है, इसलिए कि उसको पता है कि आप जिस तरह आपने कहा कि सबकी दुकानें बंद होती हैं, तो ये तो फाइट टू द डेथ है। अब मैं आपको नवाज शरीफ और इनका बताऊं, ये मुल्क को दांव पे लगा देंगे, ये मुल्क को आग लगवा देंगे, लेकिन ये अपने आप को कभी भी पकड़वाएंगे, ऐसा निजाम नहीं आने देंगे जो इनको पकड़ लेगा। अभी भी तो देखिए, तो इन्होंने मुल्क को अपसाइड डाउन कर दिया है ऐसे, मतलब इन्होंने किसी चीज की भी हमें दिखाई नहीं, यानी 22 करोड़ जिंदगी, उनके मुस्तकबिल को टोटल यानी बेदरेग इन्होंने दाव पे लगाया हुआ है सर। और कोई परवाह हमें कहीं किसी में नहीं दिखाई देती कि कोई सेंसिटिविटी, कोई थोड़ी बहुत, बिल्कुल नहीं है। इनको सिर्फ अपना पड़ा हुआ है कि अपना अपना पैसा और अपने केसेस, दो चीजें हमें साफ दिखाई देती हैं। तो इस सूरत में ही, चूंकि आपने जो सेकंड वाला जो सिनेरियो कहा था कि वो ये सूरत हो सकती है मसालेहत की, मगर उसमें फिर इनके अपने जो है सजाएं, इनके ऊपर बंदिशें, इनकी तमाम जो भी करप्शन, वो मनी वापस, और इनकी जिंदगी हमेशा के लिए मतलब किसी और डायरेक्शन में चली, क्या ये ऐसा होने देंगे? मैं बड़ी ताकत की भी बात कर रही हूँ। सो उरूज, यही तो दैट इज द बैटल। देखें, अगर तो स्टेटस को के जो बड़े पावरफुल फोर्सेस हैं, जो कि हर वक्त ज्यादा पावर होती है, पैसा उनके पास ज्यादा होता है, फिजिकल ब्रूट फोर्स उनके पास होती है, इदारों को उन्होंने हॉस्टेज ले लिया होता है, तो वो उसी से लड़ते हैं ना। अभी उन्होंने वो कोर्ट्स उनके पास हैं, तो कोर्ट्स उनके फेवर में करेंगे, एफआईए उनके हाथ में। लेकिन जब निजाम तब्दील होने का आता है, निजाम ये बाय द वे ये एक दिन का स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होगा। वो तो अगर रेवोल्यूशन आया, 50 लाख, 1000 लाख आदमी मरा अगले 3-6 महीने में, तो हो सकता है ये रैपिड आए। लेकिन अगर रेवोल्यूशनरी प्रोसेस से इमरान आता है, ये जंग चलती रहेगी। ये फौज ने अपना होल्ड नहीं छोड़ना जब तक उससे छीना नहीं जाएगा। आर्मी का कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जब तक चेंज नहीं किया जाएगा, आर्मी चीफ को अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा, आर्मी चीफ की पावर को डाइल्यूट नहीं किया जाएगा, आर्मी चीफ कभी भी नहीं छोड़ेगा। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन पे परमानेंट बार हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं दे सकते। आर्मी चीफ को कोई प्लॉट नहीं मिलेगा, किसी जर्नल को कोई प्लॉट नहीं मिलेगा। ये बैटल है, ये 1 साल की 6 महीने में की नहीं है, ये तो 3-4-5 साल चलेंगे। जुडिशरी का रिफॉर्म होगा, जजेस है, सीक्रेट का वो आप कह कुछ नहीं सकते। उनका जो वो लीगल जजमेंट लिखते हैं वो 0.001% शायद समझते हैं लोग मुल्क में, बाकी कोई समझते नहीं है वो क्या लिखते हैं, किसी को पता ही नहीं है उनकी अंग्रेजी कैसी है। पुलिस जो है वो एक ड्रैकोनियन एलीट मिलिशिया है, वो उसके अंदर डाकू भरे हुए हैं। लोगों ने अभी पिछले ये 3 हफ्ते रहा है अपना हमजा शहबाज शरीफ का बेटा, वो क्या, मुझे किसी ने बताया कि जी 1700 जो अव्वल नंबर के गुंडे थे पंजाब के, उसे पुलिस में भर्ती करवा दिए 3 हफ्ते के अंदर। देखिए, वो जो कुछ हमने देखा, वो पुलिस का या आम लोगों का काम तो नहीं था। वो तो ऐसे लगता था कि कोई क्रिमिनल भी नहीं, कोई ऐसे माइंड है जो बिल्कुल बेहिस है। जी तो पाकिस्तान इज सफरिंग फॉर जो हमारी जो सफरिंग है वो आज की नहीं है। ये 70-75 साल का जो डिके है, जो डिस्ट्रक्शन है, जो डेवस्टेशन है, और सबसे बड़ी हमारी इक़दार की डेवस्टेशन जो है रूज, वो तबाह और बर्बाद हो गई लोगों की। अच्छे बुरे में तक हमें तफरीक नहीं है कि यार ये बात अच्छी है, ये गलत है, ये सही है। यहाँ पर एक बात चले, इतनी सारी बातों में एक खूबसूरत बात भी कर लेते हैं। ये ऐसा लगता था आज से 5 साल पहले, प्लस मैं इस बात पर अपने रेडियो पे हर रोज तकरीबन बात करती थी कि चंद अल्फाज हमारी डिक्शनरी से, हमारी लुगत से ऐसे लगता है कि मुंह छुपा के कहीं चले गए हैं। शर्मिंदगी से ईमानदारी, इज्जत नफ्स, खुददारी, ये चीजें थी नहीं। हमने बचपन में सुनी थी अपने बड़ों से, अब नहीं थी। लेकिन ये इन 3-4 सालों में ये इमरान खान की जो मैं समझती हूँ टीचिंग है, या उसके दिल की आवाज है जो लोगों तक पहुंची है, जो लोगों का ट्रस्ट हील किया उसने, जो बहुत हर्ट था,
और वो बिल्कुल ऐसे अपने सर फेंक के चल पड़े थे कि अब जो भी है। एकदम ये सब फिर से नजर आया है, लोगों ने ये अल्फाज हमें सुनने को मिले हैं और लोगों के लहजों में इन कदरों के बारे में यकीन सुनाई देता है। गालिबन वो लोअर मिडिल क्लास है, उनके ज्यादातर लोग हैं, लेकिन बड़ी हिम्मत अफजा बात है कि लोगों में ये वहीं पे मौजूद मिला है, जबकि हमारा ये हमें लगता था कि माइंड सेटअप टोटल करप्ट हो चुका है, उसके अंदर ये इकदार का कहीं दूर दूर निशान नहीं है। ये बहरहाल एक बड़ी होपफुल बात है और यही शायद वो उम्मीद है कि मतलब एक इमरान खान नहीं बल्कि इमरान का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना उरूज, वो ये है he has raised the consciousness of the people. Exactly. Raised के अलावा he has changed, he has brought, उसने लोगों के दिलों में एक गैरत, एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक खुददारी के अलावा सच्चाई और झूठ और सच के अंदर तफरीक करना और बुराई और अच्छाई के अंदर तफरीक करना और हक और बातिल, ये इतना अमेजिंग। इसने ये प्रोफेसर, जिस तरह कोई प्रोफेसर नहीं होता वो क्लास को पढ़ाता है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और इतने अच्छा प्रोफेसर की तरह हमारी कौम को ना सिखा रहा है कि भाई एक अच्छी कौम, एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छे लोग कैसे होते हैं, बुरे लोग इतना प्यारे अंदाज में समझाते हैं। अंग्रेजी का भी कोई लफ्ज निकल जाए या कोई बड़ा लफ्ज उर्दू का ही निकल जाए, फिर वो उसको कहता है अच्छा ठहरे मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या होता है। फिर वो उसको ना वो इतना क्यूट, मतलब उसका अंदाज है कि मुझे उससे लगता है कि इतना वो कंसर्न्ड है कि हर एक की समझ आए बात। तो ये बहुत बड़ी अमेजिंग बात है। मैं वीलॉग करता हूँ रोज, मुझे ना मेरे अब वीलॉग पे 1000-1500 कमेंट्स आते हैं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मैं हैरान होता हूँ कि कितने अवेयर हैं, कितने एंगेज्ड हैं लोग और कितनी उनमें शऊर है और कितनी मेहनत से। देखिए आप सोचे, मैं 14, 15, 20 मिनट का वीलॉग करता हूँ, ठीक है ना, अब वीलॉग कर लिया, सुन लिया, चले गए, लेकिन ये लोग बैठते हैं, कमेंट करते हैं और बड़े डिटेल में करते हैं। कम से कम 50-60% लोग अपना ओपिनियन देते हैं, अपना पर्सपेक्टिव देते हैं। इतने उनको ये भी नहीं पता कि मैं पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन दे रहे हैं। ये चेंज है, इसको कहते हैं चेंज। जी, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त लोग इमरान खान के साथ उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, हर वक्त इमरान खान उनके साथ है। वो काम पे जा रहे हैं तो भी साथ है। ये सोशल मीडिया का भी मतलब शुक्रिया कि इसकी वजह से फोन के थ्रू वो हर वक्त कनेक्टेड है और ये एक बहुत बड़ा मतलब उनका भी कह लीजिए जो कनेक्शन का कंट्रीब्यूशन। आई थिंक ये रेवोल्यूशन है ही सोशल मीडिया की उरूज। ये सोशल मीडिया ना होता, इमरान कभी भी इस किस्म का ड्रामेटिक सोशल कॉन्शियसनेस ना कर सकता। ये सिर्फ पीटीवी की मर्जी थी, क्या दिखाता क्या ना दिखाता, कुछ हुआ ही नहीं, सब खामोश बैठे होते, किसी को पता ही ना होता क्या से क्या। अरे मुझे कोई जानता नहीं था रोज 6 महीने पहले, और मुझे आज देखे मैं तो हैरान होता हूँ कि ये हजारों, मेरा एक वो वीडियो है 1 मिलियन व्यूज हो गए। मैं सोचता हूँ यार ये क्या फिनोमेना, यू कांट अंडरस्टैंड दिस। उसकी वजह ये है कि आप बेधड़क बोलते हैं, सच बोलते हैं, लोग तड़प रहे हैं। आपको पता है ना कि जब आपके अंदर कोई आपको सच का मालूम है लेकिन दूसरा कोई सामने बैठ के पावर से अपनी झूठ को साबित करना चाह रहे, फ्रस्ट्रेशन होती है, आपके ब्रेन के अंदर इरिटेशन होती है। तो पूरी कौम उस इरिटेशन की शिकार है। उसमें अगर एक शख्स भी सच बोलता है तो उनको ऐसे लगता है कि वो ब्रीथ कर सक रहे हैं, तो वो तो उसकी तरफ लपकेंगे। तो मैं समझती हूँ कि जो लोग इस वक्त सच बोल रहे हैं, सोशल मीडिया का बहुत सोशल मीडिया का, मगर फिर आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है। सोशल मीडिया है तो हमारे जैसे लोगों की आवाज पहुंच रही है ना। जी बिल्कुल, हाँ, टीवी पे ना होता तो वो क्या कहते हैं, वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बिल्कुल बंद कर देते आवाजें, जैसे सबकी की हैं इस वक्त वहां पर भी पाकिस्तान में ARY टीवी का टीवी बंद कर दिया। अच्छा, तो अब इसको कंक्लूड करते हैं और मैं चाहती हूँ कि आपने 3 सिनेरियो तो हमारे सामने रख दिए, और लेकिन जो अभी की जो सूरत हाल है फौरी तौर पर उसके बारे में अगर कुछ barring a very unfortunate event which I don't
वांट टू डिस्काउंट, पॉसिबिलिटी है, खुदा ना खास्ता वैसे ना हो जाए। आई थिंक द वेक्टर हैज स्टार्टेड पॉइंटिंग नॉर्थ पाकिस्तान के लिए, जो और बेहतरी की तरफ अब हालात जा रहे हैं। मुझे वैसे तो इलेक्शन अगले नवंबर के प्लान है या और सितंबर या अक्टूबर से, जो लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कि फर्स्ट क्वार्टर मैक्सिमम पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर। ओके। जनवरी दिसंबर जनवरी मेरा ख्याल है इलेक्शंस हो जाएंगे। और आपको लगता है उस इलेक्शन में जैसे पंजाब में हुए हैं उस तरह से थोड़ी ज्यादा एफर्ट लगा के जो जीत है उसको मतलब सामने लाना पड़ेगा? देखिए, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल। जब मैं बात कर रहा हूँ ना ये इलेक्शन होंगे, ये इलेक्शन उसी सिनारियो में होंगे जिसके अंदर एक बहुत रीजनेबली गैर जानिबदार इलेक्शन होंगे। रियली? ओके। हाँ हाँ, मेरा ये तो बड़ी आपने होपफुल बात की है। नहीं यानी ये विशफुल थिंकिंग है या ये तजवीज़? पाकिस्तान, मैं आपको बता दूं, द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट अ स्टोलन इलेक्शन। ये तो लग तो रहा है ऐसा। हाँ, दे विल नॉट। नहीं हो सवाल नहीं। देखिए बाजवा साहब अगर बहुत ही बेवकूफ निकले, जो कि अभी तक तो निकल रहे हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा भी बेवकूफ निकले तो वो फौज को लड़वा देंगे मुल्क से, लोगों से। ऐसा हो सकता है? वो एक वो नाइटमेरी सिनारियो, और मुझे तो डर है कि फौज के अंदर कहीं फूट ना पड़ जाए, वो उससे भी नाइटमेरी सिनारियो। ऐसा तो लग रहा था कि ऐसा हो सकता है मगर हुआ नहीं। लेकिन आपको ऐसा लगता है खुदा ना खास्ता कि ये फौज को लड़वा सकते हैं? यही मैं कह रहा हूँ, अगर इतना ज्यादा प्रेशर आ जाए और आपने स्टीम को निकालने का वॉल्व छोड़ा तो स्टीम फट जाएगा ना। जिस तरह जिया का जहाज फट गया तो यहाँ भी कोई चीज फट जाएगी। जिया ने सब रास्ते रोक दिए ना, हर तरफ के। इलेक्शन भी नहीं करा रहा, झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है, जाने का नाम भी नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो जहाज फाट गया उसका। तो आपसे अगर ये पूछे कि ये इस वक्त आपको लगता है इमरान खान पे तमाम ताकतें आजमाई जा चुकी या कोई रहती है अभी बाकी? इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, हाँ जी, तमाम हरबे आजमाए जा चुके हैं या कोई हरबा रह गया? हरबा यही है कि एक कोर्ट उसको कह दे कि जी कंटेम्प्ट में तुम नाअहल हो गए। ईसीपी ने कह दिया तुम्हारी पार्टी ने फॉरेन फंड लिया, डिस्क्वालीफाई हो गया, और एंटी टेरर कोर्ट ने कह दिया तुम गिल्टी हो के तुम्हें कैद कर लें। मतलब ये तीन वर्स्ट के सिनारियो को उसको उड़ा दें, इसको गोली मार दें। ये ना करें बस। नहीं मतलब मैं बात कर रहा हूँ ना, ये चार सिनारियो है ना। पार्टी डिस्क्वालीफाई कर दे, इसको डिस्क्वालीफाई कर दे, इसको कैद कर दे, इसको मार दे, और क्या कर सकते? वो इसके सिनारियो यही है। लेकिन ये लावा जो है पाकिस्तान का, जो इस वक्त उबल रहा है ना, ये वापस तो जाने का नहीं, और ये ठंडा होने का नहीं, और ये फटेगा जरूर। और अगर ये इमरान खान को खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचाते हैं तो ये लावा बुरी तरह फटेगा, नुकसान के तौर पे। जी बहुत बुरी तरह फटेगा, बहुत बुरी तरह फटेगा। चलिए, आपसे फिर बातचीत रहेगी। हाँ बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और खासतौर पे इस मसरूफ वक्त में से इतनी रात गए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम दोबारा तकलीफ देंगे, और हैव अ गुड नाइट। खुदा हाफिज़।